देखिए सीआरपीसी में आपका ये न्यूसेंस का मामला चल रहा था, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस का। फिर एक बार सेक्शन दोहराना पड़ेगा। और इधर से कौन सा सेक्शन आप तैयार रखेंगे कंपटीशन के लिए, वो भी भाई देखना है आपका। देखिए फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, जहाँ तक इधर पढ़ाया गया है तब आगे बढ़ते हैं। 133 में ये था कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप के उपशमन के लिए, यानी कि उसको विनाश के लिए या रोकने के लिए कंडीशनल आर्डर दे सकता है। तो जो उत्तराखंड में आपका बना कि लोक न्यूसेंस के बारे में सशर्त आदेश किस सेक्शन में दिया जाता है, तो सेक्शन याद रखिएगा 133। कौन देता है, तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका सकारात्मक की नकारात्मक की दोनों, यानी कि पॉजिटिव आदेश की निगेटिव की दोनों दोनों। पॉजिटिव मतलब कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करे, और निगेटिव मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य न करे। ये जो आदेश दिया जाएगा एक्स पार्टी आर्डर नहीं होगा, यानी कि आरडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाएगा। तो सुनने के लिए आपका कह सकते हैं कि आदेश की तामील कराई जाएगी, आर्डर की सर्विस कराई जाएगी। 134 में वह व्यक्ति या तो आर्डर का पालन करेगा या रीजन बताएगा। 135 और न तो आर्डर का रीजन बताया न ही पालन किया तो आईपीसी की 21 धारा के तहत दंडित होगा। 100 माने 188 के तहत। कौन सी धारा? 136। 137 में आकर ये कहता है कि मेरा पर्सनल जमीन है, कोई लोक न्यूसेंस नहीं हो रहा है, फिर कारण बताए। फिर 139 याद रखाने के 133 के बाद 139 ज्यादा पूछी जाती है। स्थानीय अन्वेषण के लिए, यानी कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश देने की शक्ति या विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति 139 में है। इसके बाद आपका 139 के बाद जो पढ़ना रहता है 140, मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश, ये भी नहीं पूछा जाता। अब 3 सेक्शन इधर फिर पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। आइए आपका गोबर पर ही उदाहरण लेकर चला जा रहा था भाई, और गोबर गली प्रसिद्ध भी है। आपका जो चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अटैच है, यानी कि सीएमपी कहा जाता है, उसका जो लॉ फैकल्टी है उसी का उदाहरण लिया गया था। और आप देखते भी हैं कि मेन रोड से जब लॉ फैकल्टी की ओर बढ़ेंगे तो ये जो 50-60 मीटर का दायरा है, हमेशा इसमें क्या रहता है? गोबर। तो आइए अब 141 में क्या है, 142 में क्या है, 143 में क्या है, ये देखना हमें। 3 सेक्शन बचा था। थोड़ा इन सेक्शनों को भाई रट कर जाइएगा। ये सेक्शन आपका प्री में भी पूछे जाते हैं, सेक्शन इधर रट कर जाना है। 141 में 141 में ये प्रावधान है कि आपका जब मजिस्ट्रेट ने आदेश, इधर बैठिए भाई, इधर आगे बैठिए, कहाँ है पीछे, इधर आगे आइए। पीछे न बैठे करिए, पंचौरा वाले पीछे है ज्यादा। हाँ यहाँ बैठिए, कहाँ है पीछे। पीछे बैठेंगे तो कई लोग मिल जाएंगे मित्र पुराने, बात उत करने लगेंगे। तो भाई आगे बैठिए ताकि बात उत ना करिए, दिमाग स्थिर करके सुनिए। पीछे वाले तो भाई पंचौरा वाले ज्यादा रहते हैं। भाई नए लोगों को भी सलाह दी जाती है कि इधर बैठें, आपका आगे ही, क्योंकि पुराने भाई आपका पुराने लोग ज्यादा बैठते हैं पीछे। वो कभी काल आपका चर्चा भी आधा मिनट कर लेते हैं, 2-4 सेकंड। भाई नए लोगों को डिस्टर्ब भी होता है, तो इसीलिए पुराने लोग आगे नहीं बैठते। आपका कहाँ बैठते हैं ज़्यादा? पीछे, कि कोई बैग देखना हुआ, मोबाइल में खोजना हुआ, इत्यादि। तो फिर एक बार देखिए आपका गोबर गली को आगे बढ़ाया जाए।
मजिस्ट्रेट ने आदेश अंतिम कर दिया। अंतिम का मतलब फाइनल कर दिया, यानी कि तुम्हारे एक्ट से या ओमिशन से आपका पब्लिक न्यूसेंस फैल रहा है, इसका उपचार करो, यानी कि इसको दूर भगाओ, यानी कि इस पब्लिक न्यूसेंस को रोको। यानी कि जो व्यक्ति गोबर फेंक रहे थे, मजिस्ट्रेट ने 141 में आदेश फाइनल कर दिया और आपका कहा कि गोबर अब न फेंकिए, और जो गोबर फेंके हैं उसको क्या करिए, यहाँ से स्वयं हटा लीजिए। अब ऐसी दशा में जब आदेश अंतिम हो गया, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध में या अगेंस्ट में आर्डर दिया गया है, उसका क्या ड्यूटी है, उसका क्या कर्तव्य है, आदेश का पालन करे। अब आगे गोबर न फेंके, और जितना गोबर फेंका है वह वहां से उठाकर क्या करे, दूसरी जगह ले जाए। यही तो, यानी कि पालन करिए। अगर ऐसे आदेश का पालन ऐसा व्यक्ति नहीं करता, तो इसके दो प्रभाव होंगे। प्रभाव भी जानना है। ऐसा व्यक्ति, पहला प्रभाव ये होगा, इफेक्ट ये होगा कि ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत दंड का भागी होगा। याद रखिए, क्योंकि लोक सेवक का आदेश मानने से आपने क्या कर दिया है, पब्लिक सर्वेंट का आदेश मानने से इनकार। और दूसरा परिणाम होगा कि मजिस्ट्रेट अब क्या करेंगे, तो गोबर को स्वयं हटवाएंगे। यानी कि वहीं बुलडोजर देख रहे हैं कितना आपका चर्चा में है इस समय। यानी कि आपका जेसीबी मशीन ले गए, वहां से आपका मशीन से उठवाए, ट्रैक्टर में लदवाए, और दूसरी जगह गोबर को क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब स्वयं फेंकवाएंगे। लेकिन लेकिन सतर्क रहना है, जितना फेंकवाई में पैसा लगा और जेसीबी मशीन का पैसा लगा, जिसके विरोध में आदेश दिया गया था, उसी से वसूला जाएगा। नहीं देता तो उसके चल और अचल संपत्ति को क्या किया जाएगा, कुर्क, और कुर्क करके ये सारा खर्चा क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा, कास्ट वसूला जाएगा। ये किस सेक्शन में आपका है, 141। अब आइए गोबर पर ही आगे बढ़ा जाए, 142 देखा जाए। 142 में है, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, यानी कि आपका इंजक्शन जारी होता है जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है। यानी कि इंजक्शन जारी किया जाता है, इशू किया जा सकता है, जब तक कि इंक्वायरी या जांच क्या है, लंबित है, पेंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो भाई इंजेक्शन देखिए क्या होता है। जो ये इंजेक्शन या व्यादेश शब्द हैं, आपका ये शुद्ध रूप से आपका सीपीसी में मिलता है और एसआरए में मिलता है। यानी कि सीपीसी की पहले व्यादेश देखिए क्या होता है भाई। इंजेक्शन या व्यादेश का मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने का आदेश देता है, तो उसी को हम लीगल भाषा में इंजंक्शन कहते हैं, यानी कि व्यादेश कहते हैं। व्यादेश अगर हम देखें, समय के आधार पर देखें, तो व्यादेश आपका दो प्रकार का होता है। एक टेम्पररी, यानी कि अस्थाई, और एक परपिचुअल, यानी कि शाश्वत। परपिचुअल मतलब क्या, शाश्वत। अस्थाई व्यादेश सीपीसी से कवर होता है, और शाश्वत व्यादेश सीपीसी से नहीं, एसआरए से होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आपका सीपीसी का सेक्शन आर्डर भी बताना है। सीपीसी का जो सेक्शन आपका 94 में इंजेक्शन है, टेम्पररी, अस्थाई नहीं। और अस्थाई व्यादेश या टेम्पररी इंजेक्शन कब जारी किया जाएगा, इसका प्रावधान सीपीसी के आर्डर 39 के रूल 1 में है।
मेंस में भी आपका पूछा जाता है, प्री में भी। ये कब अस्थाई? अस्थाई का मतलब कि कुछ समय के लिए, याद रखिए, कुछ समय के लिए मतलब कि जब तक मुकदमा पेंडिंग है तब तक के लिए हो सकता है। लेकिन जैसे ही सूट में जजमेंट आएगा, डिक्री पारित की जाएगी और डिक्री के माध्यम से जो भी आदेश होगा वह अस्थाई नहीं होगा, वह परपिचुअल होगा, शाश्वत होगा। तो अस्थाई में कुछ समय के लिए रोक लगाइए और शाश्वत में कब तक के लिए? हमेशा के लिए। तो शाश्वत आपका कहाँ से गवर्न होगा? ये सारे से तमाम धाराएं भाई। इसके बाद प्रकृति के आधार पर दो और प्रकार होता है, एक आपका सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक या पॉजिटिव हमने बताया कि कुछ कार्य करने का आदेश, यानी कि गोबर गोबर को हटाओ तो कुछ कार्य करने का, और गोबर न फेंको तो कुछ कार्य क्या करने का कि न करने का? न करने का। तो फिर आइए बैक होइए सीआरपीसी की धारा 142। अब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इस बात की कर रहे हैं कि क्या जो गोबर गली में गोबर फेंका गया है, क्या उससे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं। तो जांच के दौरान, यानी कि जब तक कि अंतिम फैसला कार्यपालक मजिस्ट्रेट न दे दे, तब तक मजिस्ट्रेट को ये हक है कि वह बीच में इंजंक्शन जारी कर दें, व्यादेश जारी कर दें। तो व्यादेश द्वारा क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि जब तक जांच पूरी न हो इस कार्य को रोक दो, मैंने इस स्थान पर गोबर फेंको कि न फेंको, न फेंको। भाई व्यादेश, ये कैसा व्यादेश हमने जारी कराया? अस्थाई, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब कब तक के लिए? जब तक कि हम इस मामले में जांच पूरी करके कौन सा आर्डर पारित न कर दें, फाइनल। तब तक तुम गोबर फेंको कि न फेंको, न फेंको। और यथास्थिति क्या रखो, बनाए रखो, यानी कि इसको कहते हैं स्टेटस को। भाई याद रखिए, पूछा भी जाता है स्टेटस को क्या है? यथा स्थिति बनाए रखना, जैसी परिस्थितियां इस समय हैं वैसी ही परिस्थितियों पर कायम रहो, परिस्थितियों में बदलाव न लाओ। तो आपका व्यादेश जारी होता है कौन सी धारा के तहत? 143 के तहत। किस मामले में? तो आपका सेक्शन पूछा गया है कि जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट इंजंक्शन किस सेक्शन के तहत मैंने आपका जारी करता है? तो सेक्शन याद रखिएगा 142। अब 143 से भी आ चुका है, आप 143 को कोरिलेट करके पढ़िएगा और बेयर एक्ट पर भी लिखते रहिए। भाई बेयर एक्ट पर भी लिखते रहना है। 143 को जब भी पढ़िए आप आईपीसी की धारा 291 पढ़ेंगे। फिर एक बार देखिए, आईपीसी की धारा 291 पढ़ेंगे। एक देखिए 376 में कौन है आपका रिपीटेड जो दुराचारी हैं? नहीं, कौन? सेक्शन देखना पड़ेगा भाई, वहां से भी तो कोरिलेट वहां से भी करना पड़ेगा। पुनरावृत्त करता है, दुराचार दोबारा करता है किसी महिला के साथ। और आपका सीआरपीसी की धारा 110 आपका पढ़ना है, सीआरपीसी 142। ये आईपीसी की धारा 291 है भाई। उसमें देखिए तो 376 का कौन खंड है? पुनरावृत्त यानी कि रिपीटेड वाला। 376 का कौन सा डी देखना है भाई? नहीं, कौन सा खंड है वो हमें याद नहीं आ रहा है। देखते हैं किसमें है। ये ए बी सी जो जुड़ा है उसी में किसी में है, अब देखते हैं भाई।
ई है भाई आपका ई 376 ई 376 ई है भाई, फिर एक बार देखिए। 376 ही है, इसमें भी फांसी की सजा है आपका, देखिए फिर एक बार। देखिए फिर एक बार भाई शुरुआत किया जाए, थोड़ा इधर उधर हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इधर से भी, कोरिलेशन भी अब जरूरी है। जब भी आपका 140 आपका यानी कि 143 पढ़िएगा तो कौन कौन सा सेक्शन आपको कोरिलेट करना है। वैसे शुद्ध रूप से, प्योर रूप से जो कोरिलेट करना है, आईपीसी का सेक्शन 291, ये तो जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पुनरावृत्ति में एक दो और आप सेक्शन पढ़ सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 110 पढ़ सकते हैं, हैबिचुअल अफेंडर, जो बार बार किसी अपराध की क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। फिर दुराचार के मामले में भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर किसी महिला से कोई पुरुष एक बार दुराचार किया और उसी महिला या किसी अन्य महिला से पुनः दुराचार करता है, पहली बार दुराचार में वह सजा पाया है, यानी कि आपका प्रीवियस कन्विक्ट हुआ है, तो दूसरी बार सजा की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अधिकतम अब कितनी सजा पा सकता है, डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड। तो ये रिपीटेड है आपका आपका 376 110 में है, एक से अधिक बार अपराध करता है। तो अब आ जाइए 143 देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 143 ये बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को आदेशित किया गया कि वह लोक न्यूसेंस अब न फैलाए, गोबर पर ही उदाहरण चला जाए, तो गोबर गली में कह दिया गया, लोग मैंने वहाँ की जनता से या 10 लोगों से जो आसपास हैं कि अब यहाँ गोबर क्या करना, न फेंकना, और उसके बावजूद भी वह उस न्यूसेंस को रिपीट कर रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पुनः न्यूसेंस फैला रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे, सजा के हकदार होंगे। और ऐसी दशा में ये सजा किस सेक्शन के तहत पाएंगे, तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत, 291। तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करने वाले, लोग पब्लिक न्यूसेंस को रिपीट करने वाले दंड के भागी होंगे। रटे रहिए कौन सी धारा में, आईपीसी में 291। देखिए अगर रोक दिया गया है, देखिए अब एक लाइन 143, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है, रोक सकता है। तो कोई डीएम या एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि वह आईपीसी या किसी अन्य विधि या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस को न तो पुनरावृत्त करे, न चालू रखे, यानी कि एक लोक न्यूसेंस अब न करो, जितना कर चुके हो पर्याप्त है, आगे से ऐसा कार्य न करना। और पुनः वह व्यक्ति मानता नहीं है, तो बताइए सीआरपीसी की धारा 143 के तहत जो आदेश दिया गया कि रिपीट न करो या अब कंटिन्यू पब्लिक न्यूसेंस को न रखो, और फिर भी वह व्यक्ति यानी कि माना नहीं आदेश को, तो 188 में नहीं जाएगा मामला। अगर ऐसा मामला है तो इसके लिए अलग सेक्शन एक बना है आईपीसी में 291, और उसमें जो दंड की मात्रा है 6 माह है। याद रखिए अधिकतम कितना है,
इस प्रकार पब्लिक न्यूसेंस के बारे में आपका जो कंडीशनल ऑर्डर था न्यूसेंस के उपशमन या न्यूसेंस का दमन करने के लिए वह समाप्त हुआ। लेकिन अब आइए आगे देखा जाए। अब जो खंड सी चलेगा इस अध्याय में आपका वह लोक न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले चलेंगे। यानी कि अर्जेंट केस का मतलब हुआ कि तत्काल उपचार उपलब्ध, तत्काल रेमेडी की आवश्यकता है, तत्काल उपचार की आवश्यकता है, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ऐसी दशा में आपका 133 का यूज नहीं होगा। ऐसी दशा में किस धारा का यूज होगा? 144 का। लेकिन कैसी आवश्यकता है तत्काल रेमेडी की? देखिए तैयार नहीं हो पाया है। वैसे देखिए भूमिका इसकी बांध देते हैं, कल डिटेल में चलेगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों से और थोड़ा बहुत शरीर भी कभी काल इस समय साथ नहीं दे रहा है, यानी कि पनौती लग जा रही है अभी भी कभी काल। पूरा प्रयास किया जा रहा है, तंत्र मंत्र और विद्या और जितने आपका दवा दारू दारू नहीं भाई वो साथ में कि ये जो पनौती हैं यानी कि ये जो बीच बीच में व्यवधान आ रहे हैं ये जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और इतिहास गवाह है कि मैंने कभी व्यवधानों से और समस्याओं से हार नहीं मानी। जैसे कि यूक्रेन का है राष्ट्रपति हार नहीं मान रहा है और ऐसी कंडीशन में आ गया है कि रूस को पानी पिला दिया है। आज तक रूस ने एक भी शहर पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया और ये भी चांस बनता जा रहा है कि परमाणु युद्ध न हो तो यूक्रेन जीत भी सकता है। और रूस यानी कि इसका मतलब कि रूस विश्व युद्ध लड़ने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सैनिक भाग जा रहे हैं, सैनिक लड़ ही नहीं पा रहे हैं और तमाम सैनिक मारे गए। और यूक्रेन को सभी देश इधर यूरोपीय हथियार मुहैया ही करा रहे हैं। तो भूमिका देख लिया जाए 5 मिनट, कल शुरू करेंगे भाई, कुछ कारणों से तैयार नहीं हो पाया। देखिए अगर अर्जेंट मामला रहता है, तत्काल कार्यवाही रहती की जानी रहती है तो आपका समय नहीं गवाया जाता। जैसे कि अब तक आप लोग पढ़ रहे थे तो समय भी गवा सकते थे और जब वैकेंसी सिर पर आ गई तो समय नहीं गवाना है। अब तत्काल क्या करना है? उपचार, यानी कि तत्काल 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 सब कुछ होगा। तो उसी प्रकार अगर दंगा हो गया, बलवा हो गया, आपका लोक शांति भंग हो गई और मजिस्ट्रेट को लगता है कि तुरंत अगर हमने कोई आदेश नहीं दिया तो बहुत बड़ा जनहानि हो जाएगी, संपत्ति को नुकसान हो जाएगा, तो अब सशर्त आदेश नहीं एब्सलूट आदेश दिया जाएगा और 144 धारा अप्लाई कर दी जाएगी, बिना सुने भी अप्लाई कर दी जाएगी। यानी कि लोगों को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष इसके द्वारा जो आदेश दिया जाता है वह आदेश निगेटिव होता है। यह कार्य न करिए, यानी कि पार्क में न जाइए अब क्योंकि कोरोना आ गया। फिर आपका हो गया कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह न एकत्रित होइए। फिर आपका हो गया कि घर में ही बंद रहिए क्योंकि कर्फ्यू लग गया है और घर से बाहर क्या करिए? न निकलिए। तो ये कौन सी धारा में आएगा? 144। क्योंकि लोगों के फ्रीडम पर यानी कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहा है और इसको जब भी पढ़िएगा आर्टिकल 19 से जोड़कर पढ़िएगा कि जो संचरण की स्वतंत्रता है यानी कि कहीं भी आने जाने की जो हमें आज़ादी दी गई है, सेक्शन 144 इस आज़ादी पर क्या लगाता है? रोक। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो किस अनुच्छेद से उठाएंगे? आर्टिकल 19 हम उठाएंगे उसमें भी भाई, बिना उसके तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपका अब 144 को चैलेंज किया गया कि ये तो आर्टिकल 19 का क्या करता है? वायलेशन।
तो 2-3 केस भी याद करना पड़ेगा। 144 का जो नेचर है वह टेम्पररी है, अस्थाई है, यानी कि हमेशा के लिए ये धारा अप्लाई नहीं की जा सकती। तो आपका अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्डर देते हैं तो समय जरूर याद रखिए, कितने माह तक आपका लागू कर सकते हैं, 2 माह, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कितना बढ़ा सकती हैं, 6 माह। तो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन के लिए धारा 144 लागू कर सकते हैं, 2 माह। राज्य सरकार अधिकतम कितने दिनों के लिए 2 माह के बाद बढ़ा सकती हैं, 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी हो गई, 8 माह। अधिकतम कितना हो गया। अब अगला पूछा जाता है कि 144 का आर्डर दे दिया गया तो इसके विरुद्ध क्या रेमेडी है, क्या उपचार हैं, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि नहीं, तो अपील करेंगे कि क्या करेंगे, तो कल हम बताएंगे डिटेल, क्योंकि 3-4 केस भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें कर्फ्यू भी बताना है, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, कब गोली मारने का आदेश दिया जा सकता है वो भी बताना है। यानी कि तमाम बातें 144 में आपका समाहित है।